अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको एनज़ो फरारी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं एनज़ो फरारी की स्टोरी वहीं से शुरू करने वाला हूँ जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ी थी। और हाँ, मैंने इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस पहले से ही बना लिए हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक को सही तरह से समझना है तो आप पहले उन 2 वीडियो को जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक सही तरह से समझ में आए। 1943 में फरारी ने अपना प्लांट मोडीना से मैरिनेरो में शिफ्ट कर लिया था। जुलाई 25, 1943 को रोम में मसलिनी, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें उनकी जगह से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इटली को अब जर्मन फोर्सेस चलाने वाली थी, और वो भी इस वक्त जब सिविल वॉर चल रहा था। और ये सब होने के बाद जो भी वीआईपीज थे, जैसे कि फैक्ट्री ओनर्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनसे प्रोटेक्शन मनी चार्ज किया जा रहा था। उस वक्त फरारी को लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस और ब्रिगेड्स अच्छा नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया था फैशिस्ट रेजिम को फॉलो करने की वजह से, और फैशिस्ट रेजिम गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे। और फरारी ने फैशिस्ट रेजिम की इस बात पर भी एग्री किया था कि उनकी कंपनी एएसी में वॉर और टैंक कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे ताकि उनकी जंग में मदद की जाए। और एनज़ो फरारी एडवार्डो वेबर के भी एक अच्छे दोस्त थे। एडवार्डो वेबर जो फैशिस्ट रेजिम के एक सपोर्टर थे। कम्युनिस्ट ब्रिगेड्स फरारी को कुछ महीनों से इग्नोर कर रहे थे, मगर अक्टूबर 1944 को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने एक डेथ सेंटेंस इशू किया था, लेकिन उन्हें पेनल्टी लगाने से पहले कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो फरारी को अच्छी तरह से जानता हो, जो थे गुसेप्पे ज़ेनेरिनी। ज़ेनेरिनी वही शख्स थे जो फरारी से प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करते थे। जब ज़ेनेरिनी फरारी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि फरारी मायूस है, ये खबर सुन के कि एडवार्डो वेबर को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और फरारी को इस बात का अंदाजा था कि अगला नंबर उनका है। ज़ेनेरिनी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो फरारी को किसी तरह से बचा ले। ज़ेनेरिनी ने ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट किया कि फरारी डरे हुए नहीं है, बल्कि वो अफसरदा है इस बात से कि वो अपने ड्रीम को परस्यू नहीं कर सकेंगे, कि वो अपने नाम से गाड़ियाँ बनाना चाहते थे। बहुत लंबी कन्वर्सेशन के बाद ये फैसला हुआ कि अगर फरारी रेजिस्टेंस को $500,000 लीरास डोनेट कर दें, जो कि आज के हिसाब से $600,000 होते हैं, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। फरारी ने 12 दिन मांगे पैसों का इंतजाम करने के लिए, जिस पर ज़ेनेरिनी एग्री हो गए। रेजिस्टेंस ने अपने सुपीरियर से कहा कि अगर फरारी को जिंदा रखा जाए तो वो उनके ज़्यादा फायदेमंद है और उनके बहुत काम आएंगे। अपनी लाइफ का टिकट देने के बाद फरारी रेजिस्टेंस के साथ कोलैबोरेट करने लगे। फरारी ने अपनी फैक्ट्री में रेजिस्टेंस के वेपन्स भी छुपाए ताकि वो आगे पार्टिसंस को दे दिए जाए। उन्हें कस्टडी भी दी गई थी अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसका नाम था सीक्रेट आर्काइव्स, और वो उनके घर पर ही होती थी। और उन्होंने एक मिशन भी परफॉर्म किया था, जिसमें वो फैशिस्ट मेयर को मोडीना से स्मगल करके एक मीटिंग में लेके गए थे, जहाँ पर पार्टिसन लीडर्स मौजूद थे। उस वक्त मेयर एक सस्पेक्ट थे और फैशिस्ट सीक्रेट पुलिस उन पर नजर रख रही थी, और फरारी इन मीटिंग्स को फैसिलिटेट करके अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। इस सब के अलावा फरारी को अपनी कंपनी का भी ख्याल रखना था। उन्हें अपनी प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के मुताबिक रखनी थी, और इन सब की वजह से फरारी की फैक्ट्री को 2 बार बम से भी उड़ाया गया था, पहले नवंबर 1944 में और फिर फरवरी 1945 में। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के कंक्लूजन के बाद फरारी के पास 2 वजह थी कि वो सेलिब्रेट करें। पहले उनके दूसरे बेटे की पैदाइश, जिनका नाम था पियरो। पियरो की माँ लीना लार्डी थी, जो फरारी की गर्लफ्रेंड थी। और दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऑफिशियली चेंज करके अपने नाम पर रख दिया था, और नाम चेंज करने के बाद उन्होंने अपना पहला व्हीकल भी लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था फरारी 125S। 125S फरारी की पहली कार थी जो V12 इंजन कैरी कर रही थी, जिसमें 2 बैंक्स थे और एक बैंक में 6 सिलेंडर्स थे, जो वी शेप में अरेंज थे 60 डिग्री एंगल में। आगे आने वाले 10 साल फरारी के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हुए। 1948 में होने वाली ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इटली में उनकी 3rd पोजीशन आई, और फिर उन्होंने 1000 माइल्स रोड रेस में भी विक्ट्री हासिल की। अक्टूबर 1948 में होने वाली लेक गार्डा में फरारी सबसे पहली बार अपने एम्प्लॉयर से जीते, जो थे अल्फा रोमियो। 1949 में फरारी की टीम ने 49 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, जिसमें से वो 30 में जीत गए। जब दुनिया की सबसे पहली फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई मई 30, 1915 को सिल्वरस्टोन में, तो फरारी वहाँ मौजूद नहीं थे। फरारी उस वक्त अपनी टीम को तैयार कर रहे थे। वो ही चाहते थे कि जैसे ही वो स्कूडेरिया को लेकर चैंपियनशिप में जाएं तो उन्हें विक्ट्री हासिल हो। 1951 में फरारी को एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल हुई, जब फरारी टीम के एक रेसर फ्रोइलन गोंजालेस ने अल्फा रोमियो टीम के स्टार पायलट मैनुअल फेंगियो को हरा दिया। इस लॉस के बाद अल्फा रोमियो टीम ने डिसाइड किया कि वो रेसिंग को छोड़ देंगे। फरारी की इस जीत से होने वाली तासुरात की वजह से फरारी ने कहा कि आज मैंने अपनी मां को कत्ल कर दिया है। तो क्योंकि अल्फा रोमियो रास्ते से हट गए थे, तो अब फरारी के पास कुछ खास कंपटीशन नहीं था। फिर स्कूडेरिया फरारी F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 बार जीते, वो भी एक ही रॉ में, जो कि 1952 और 1953 में हुई थी। इन सब विक्ट्रीज की वजह से फरारी के बारे में खासी न्यूज़ छपती रहती थी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में, जिसकी वजह से फरारी की फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो जाती थी, जिसकी वजह से फरारी जो रेगुलर कार्स बनाते थे अपने प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए, उन्हें उनमें काफ़ी फ़ायदा होता था। सिर्फ 1950s में फरारी ने 20 डिफरेंट मॉडल्स बनाए। फरारी के बड़े बेटे डीनो, जो एक गिफ्टेड इंजीनियर थे, वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
जो कि V12 इंजन को V6 इंजन में तब्दील करना था, यानी कार्स को 12 सिलेंडर्स के बजाय 6 सिलेंडर्स के जरिए चलाना, जो कि था V6 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। मगर अफसोस इस बात का था कि डिनो उनके बनाए हुए इंजन्स पर चलती हुई कार्स को ना देख सके। डिनो की डेथ जून 30, 1956 को हुई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से, सिर्फ 24 साल की उम्र में। फरारी अपने बेटे के जाने की वजह से एक सदमे में चले गए और उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये कहते हैं कि वो उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ सके। फरारी इसकी वजह से इंट्रोवर्ट हो गए और उन्होंने अपने सिग्नेचर सनग्लासेस पहनना शुरू कर दिए, जो पब्लिक में कभी भी नहीं उतारते थे। फरारी ने डिसाइड किया कि वो रेस में कभी भी नहीं जाएंगे और उन्होंने थिएटर्स और सिनेमाज में भी जाना बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद फरारी ने बायोग्राफर के सामने एक कन्फेशन किया कि डिनो के जाने से पहले फरारी उनके साथ एक माउंटेन ट्रिप पर गए थे। फरारी वहां पर अपने बेटे डिनो को गले लगाकर माउंटेन क्लिफ से छलांग लगाना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते थे जो उन्हें उनकी बीमारी की वजह से हो रही थी, और वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेकर जा रही थी। फरारी की ये सब ना करने की वजह उनके छोटे बेटे पियरो बने, जो उस वक्त 10 साल के भी नहीं थे। डिनो के जाने के बाद फरारी के पास कुछ सुकून के साल थे 1960s के आने से पहले, जो उनकी कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था। तो अगर आपको एंजो फरारी के ऊपर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।